सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप कुछ क्लिप देखिए। इन क्लिपों में आप जो पहली क्लिप आएगी उसमें आप देखेंगे एक कोलेजियम उस समय एनिशिएंट रोम में रोमन साम्राज्य में एक स्टेडियम था जहाँ पर 45,000 लोग एक साथ बैठ के ग्लेडिएटर उस समय होते थे, उनका युद्ध देखते थे। वो कोलेजियम आप देखेंगे। दूसरी क्लिप में आप ग्लेडिएटर को देखेंगे। तीसरी क्लिप में आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य में जो कृषि थी, जो गेहूं की खेती होती थी, उसकी एक झलक आप देखेंगे। उसके बाद हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और रोमन साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए इन क्लिप को। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर जो हम बात करेंगे आज, हमारा जो लेक्चर चल रहा था 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, उस पर ये हमारा 7वां लेक्चर है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपने अगर कहीं पर भी हमारे इस वीडियो को स्किप किया तो आप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोरुंगा सर क्लासेज में। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हम आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य में दास प्रथा के बारे में, और जो गुलाम थे या जो दास थे लोग, उनके प्रति वहां पर कैसे व्यवहार होता था और क्या होता था। तो सीधे सीधे सबसे पहले आप दास जो होता है, दास वे लोग होते हैं जो युद्धबंदी, जब राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया और जो हारा हुआ राज्य है वहां से जो सैनिक या जो लोग वो बंदी बना के लाते हैं, तो रोमन साम्राज्य में या और भी आप पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, तो युद्ध बंदियों को दास उस समय बना लिया जाता था। तो रोमन साम्राज्य में दास प्रथा काफी ज्यादा विद्यमान थी और इसी दास प्रथा के कारण जो दास थे, इन्होंने जो रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसका विस्तार करने में काफी ज्यादा इन लोगों का हाथ रहा है। एक महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका हम कैसे कह देंगे, क्योंकि यही वो दास थे, यही वो श्रमिक थे जो उस समय रोमन साम्राज्य में कृषि किया करते थे, खेतों में काम किया करते थे। जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो सेनेटर थे, उनके खेतों में काम किया करते थे। तो इनकी जो भूमिका है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ से बन जाती है। तो सीधे सीधे दास के बारे में हम बात करते हैं कि जो रोमन समाज था वहाँ पर जो दासों की संख्या थी वो निरंतर जो थी बढ़ती जा रही थी, जिसने बाद में एक दासों की जो संख्या थी बढ़ रही थी, जिसने बाद में एक संस्था का रूप ग्रहण कर लिया था। तो एक संस्था बन गई थी दासों की, और जो दास थे वो रोमन साम्राज्य में युद्ध बंदियों को जो पकड़ के लाते थे, उनको ये लोग रोमन साम्राज्य के लोग जो वहाँ के सेनेटर थे, अभिजात वर्ग थे, वो उनको दास बना देते थे। तो रोमन साम्राज्य में जब दासों का विस्तार हो गया, जब रोमन साम्राज्य में दासों की संख्या ज़्यादा हो गई या विस्तार हो गया,
तो इन दासों को जो रोमन साम्राज्य का एक द्वीप है डेल्फस द्वीप में ये अभिजात जो जीत के लाते थे, अभिजात वर्ग सेनेटर जो जीत के लाते थे, एक डेल्फस द्वीप था रोमन साम्राज्य में, वहां पर इनको ले जाया जाता था और वहां पर एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उस बाजार में दासों की खरीद फरोख्त की जाती थी। जो धनी लोग थे वहां से इनकी खरीद फरोख्त उस डेल्फस द्वीप के बाजार में होती थी। लेकिन धीरे धीरे दासों की संख्या बढ़ी और आगे जाके रोमन साम्राज्य में इन दासों के कारण काफी संकट जो हुए वो भी उत्पन्न हुए, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि निरंतर रोमन साम्राज्य जो राजा थे वो विस्तारवादी नीति के तहत अपने रोमन साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। और रोमन साम्राज्य आपने पढ़ लिया है कि कितना बड़ा था। एशिया में ये फैला था, अफ्रीका में ये था और यूरोप में ये था। तो जैसे जैसे इनके क्षेत्रों का विस्तार हुआ, दासों की संख्या बढ़ती गई और दासों की संख्या बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आया, इन दासों के कारण रोमन साम्राज्य में संकट जो है उत्पन्न हो गया। आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार के कुछ और जो दास होते हैं, जैसे ग्लेडिएटर दास। कुछ दासों को ग्लेडिएटर भी कहा जाता था। अब ये ग्लेडिएटर कौन होता है? तो सीधी सी एक मूवी है जिसका नाम है ग्लेडिएटर, जो रोमन एम्पायर के ऊपर बेस है, एक हॉलीवुड मूवी। तो आपको जहां पर भी ये फिल्म मिले ग्लेडिएटर, तो आप इसको देखिए। रोमन साम्राज्य के बारे में काफी कुछ इस मूवी में भी आप लोग समझ जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम ग्लेडिएटर। तो ग्लेडिएटर कौन लोग होते हैं? जो युद्धबंदी सिपाही होते हैं। युद्धबंदी सिपाही यानी कि ये लोग सिपाही होते हैं और किसी तरीके से इनको बंदी बनाकर इन लोगों को दास बना दिया जाता था। तो ये लोग कहलाते थे ग्लेडिएटर। ठीक हो गया? आप लोग ये समझ गए होंगे कि ग्लेडिएटर कौन होता है। तो ग्लेडिएटर जो था ये धनी और जो उच्च परिवार थे, ये ग्लेडिएटर धनी और उच्च परिवारों का मनोरंजन करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मनोरंजन ये लोग किस प्रकार करते थे? तो उस समय जो ग्लेडिएटर थे, जो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, जो सेनेटर थे, वो लोग अखाड़ों में, इनकी एक प्रतियोगिता होती थी अखाड़ों में, ये जो ग्लेडिएटर थे आपस में लड़ते थे। और या जंगली जानवरों के साथ ये ग्लेडिएटर एक तो आपस में लड़ेंगे या जंगली जानवरों के साथ इनको लड़ना पड़ता था, जिससे जो अभिजात वर्ग और उच्च वर्ग के लोग थे अपना मनोरंजन करते थे। क्योंकि ये लोग तो गुलाम थे, तो इनकी जान की उस समय कोई कीमत नहीं थी। तो ग्लेडिएटर का काम था केवल लड़ना। तो ऐसा ही एक रोम में एक प्रसिद्ध अखाड़ा है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध अखाड़ा है जिसका नाम है कोलेसियम। तो रोम का ये एक प्रसिद्ध अखाड़ा था जहां पर जो ये ग्लेडिएटर थे ये लोग युद्ध किया करते थे। और ये जो स्टेडियम था, ये जो अखाड़ा था, ये काफी बड़ा अखाड़ा था और इसमें एक साथ रोमन साम्राज्य के 45,000 जो लोग थे, इन गुलामों का, इन ग्लेडिएटरों का खूनी संघर्ष देखते थे। तो ग्लेडिएटर का युद्ध दर्शकों को दिखाने का, सेनेटर जो थे उनको दिखाने का एक जो सेनेटर थे वो ये ग्लेडिएटर को युद्ध को आयोजित करवाते थे, जिससे वहां की जनता इन युद्धों को देखती थी। और जो सेनेटर थे जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे वोट के लिए, क्योंकि वो जनता गणराज्य था उस समय रोम एक, और लोगों द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो सेनेट में आते थे। तो ये सेनेट भी जनता का मनोरंजन करने के लिए, अपना उन जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ग्लेडिएटरों का जो युद्ध था उसको जनता को दिखाते थे। और जब इन ग्लेडिएटरों का युद्ध होता था तो जो ग्लेडिएटर परास्त होगा तो जनता, रोमन जनता चिल्ला चिल्ला के जो विजयी ग्लेडिएटर है उसको हारे हुए ग्लेडिएटर को जान से मारने के लिए कहती थी। तो दासों के साथ रोमन जनता द्वारा किए गए इस जो व्यवहार था, तो ये तो चला हुआ आ रहा था, ग्लेडिएटर युद्ध करता था, कुछ मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो ये व्यवहार जो था, इससे तंग आकर जो ग्लेडिएटर गुलाम थे, इन्होंने 73 ईसा पूर्व में स्पार्टाकस नामक एक जगह है, वहां पर इन्होंने ग्लेडिएटरों के नेतृत्व में जो गुलाम थे, ग्लेडिएटर गुलाम थे,
और जो बाकी और दास थे उन सब ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में स्पार्टाकस नामक एक जगह थी, वहां विद्रोह किया। करीब 70,000 दासों ने, जिसमें ग्लेडिएटर भी थे और दास भी थे, गुलाम भी थे, इस पे भाग लिया। जिसके बाद रोमन साम्राज्य ने इनके विद्रोह को दबाने के लिए इन सभी दासों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये तो कुछ साधारण सी बातें थी दासों के बारे में। इससे आगे की जो बातें हैं उसको जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपनी जो कक्षा 11 की इतिहास की किताब है उसकी तो बढ़ते हैं कक्षा 11 की जो इतिहास की किताब है उसकी तरफ। तो बुक में आप देखेंगे कि हमारी जो हेडिंग है वो श्रमिकों पर नियंत्रण, यानी कि दासों पर नियंत्रण। श्रमिक कौन थे? श्रमिक जो थे वो दास थे। दासों पर उस समय रोमन साम्राज्य में नियंत्रण कैसे रखा जाता था और दासों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीधे आप देखिए, यहाँ पर एक दास प्रजनन लिखा है। तो दास प्रजनन को मैं पहले समझा देता हूँ आपको। दास प्रजनन क्या होता है? दास प्रजनन मतलब दासों के बच्चे पैदा करवाना। तो रोमन साम्राज्य में जो दास थे उनसे से अधिक बच्चों को, जो अभिजात वर्ग के लोग थे, क्योंकि जो दास थे इनको जो खरीदा होता था अभिजात वर्ग के, धनी वर्गों के लोग ने खरीदा होता था। तो अभिजात वर्ग के लोग दासों से अधिक उनके बच्चे पैदा करवाते थे, प्रजनन करवाते थे। उसका सीधा सीधा कारण था कि जब दास प्रजनन होगा, जो दास का जो बेटा या बेटी होगी वो भी दास होगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती थी, दासों की कमी नहीं होती थी। और यही दास जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो सैनिटर थे, जो धनी लोग थे, उनके लिए काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, उनके लिए गुलामी करते थे। इसलिए वहाँ दास प्रजनन, रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो हम पढ़ लेते हैं दासों के प्रति व्यवहार रोमन साम्राज्य में कैसे होता था। आप समझ ही गए होंगे कि दासों के प्रति जो व्यवहार होगा वो हमेशा से बुरा या उनको प्रताड़ित, उनको उत्पीड़ित करने वाला रहता था। और हमने बात भी करी थी कि ग्लैडिएटर के साथ मिलकर करीब 70,000 दासों ने, जिसमें ग्लैडिएटर भी थे, उन्होंने विद्रोह किया था। तो एक इतिहासकार थे टैसिटस, उन्होंने जो 55 ईसा पूर्व से 117 ईसा पूर्व के बीच में थे, इन्होंने आरंभिक साम्राज्य के इतिहासकार थे, रोमन साम्राज्य के। तो दासों के व्यवहार के लिए इन्होंने लिखा है कि कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस, रोमन साम्राज्य का शासक होगा, पेडिनियस सेकंड का, उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। तो इस शासक का दास ने कत्ल कर दिया था, दुखी होकर, क्योंकि राजा इस दास को काफी ज्यादा प्रताड़ित करता होगा। और कत्ल के बाद जो पुराने रिवाज थे, जो वहां नियम बने थे दासों के लिए, उसके अनुसार कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए। तो कत्ल किया एक ने, और इसी दास के साथ जो अन्य दास थे उनको भी फांसी दे दी जाए। उस समय ऐसा नियम था। परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई और दंगे उस समय शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई। जिसके बाद परंतु पत्थर और जलती हुई मसालों को लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। नीरो के अभिलेख के द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी चढ़ाने के लिए ले जाया जाने जा रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि कत्ल एक दास ने किया, लेकिन सारे दास जो इस दास के साथ जहां यह दास रहता था वहां रहते थे, सबको फांसी की सजा उस समय दे दी गई। और रोमन जनता या जो और दास थे उन्होंने अत्यधिक विरोध किया, लेकिन फिर भी जो सेनेट थी उन्होंने अपने नियम के अनुसार इन सबको फांसी चढ़ा दी गई। इन सभी दासों को फांसी चढ़ा दी गई। ये एक इतिहासकार टैसिटस ने यहाँ पर टैसिटस ने इसका एक अपने इतिहास में वर्णन किया था। तो श्रमिकों पर रोमन समाज में किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है
उसको हम पढ़ लेते हैं, और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा उसके बाद मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो जो भूमध्य सागर और इसके निकटवर्ती पूर्व मतलब पश्चिमी एशिया, दोनों ही क्षेत्र में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी, और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राजधर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा किया जाता था। तो रोमन जो अर्थव्यवस्था थी, हमने पहले भी बात कर ली, रोमन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दास जो थे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सारा काम, खेती के मामले में सारा काम इन्हीं दासों से लिया जाता था। तभी दास प्रजनन जो वहां एक व्यवस्था थी वो प्रचलित थी। तथापि यह बात गणतंत्री काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। अब आप देख लीजिए, रोमन साम्राज्य के शुरुआती दौर में ऑगस्टस के शासनकाल में 30 लाख तो केवल दास थे, और 75 लाख यानी 45 लाख की उसमें सेनेटर थे और रोमन जनता थी। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। पूंजी निवेश आप समझ गए होंगे कि पूंजी निवेश, जिसके पास जो दास होगा अगर वो ताकतवर है, लंबा चौड़ा है, तो उसको, जो मैंने द्वीप बताया है, अभी कुछ देर पहले बताया है, रोमन साम्राज्य में जो द्वीप था वहां पर ले जाके उसको बेचा जाता था। यानी कि ये लोग पूंजी निवेश करते थे। कम से कम रोम के लेखक ने तो जमींदारों के ऐसे संदर्भ में उन गुलामों को इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो। तो जहां पर खेती होती थी, उन गुलामों को लड़ाई के लिए या बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, अथवा जहां स्वास्थ्य हो, मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचारों से दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। तो जिन दासों को नहीं बेचा जाता था, उनकी जरूरत होती थी फसल की कटाई के लिए, खेतों में काम करने के लिए। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे, तो इनके प्रति जो दासों के साथ था बहुत बुरा उस समय बर्ताव होता था। वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे या रखते थे, कुछ भी हो सकता है। तो नीरू के शासनकाल की हम बात कर रहे थे। तो एक इतिहासकार ने लिखा, जब दासों के युद्ध के कारण दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी, दासों की संख्या कम होने लगी, तो उन्होंने तो रोमन साम्राज्य में जो सेनेटर थे, जो लोग थे, उन्होंने दास प्रजनन, स्लेव ब्रीडिंग, स्लेव दास हो गया, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन का सहारा लिया, अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का उन्होंने सहारा लिया। एक तो दास प्रजनन का सहारा लिया, दूसरा वेतन भोगी मजदूरों का सहारा लिया। वेतन भोगी जो मजदूर थे वो सस्ते तो पड़ते ही थे और उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। तो जो लोग दास रखते थे, उन दासों को खाना, उन दासों को रहने के लिए आवास, कपड़े, तो दास जो थे वो महंगे पड़ते थे। उसकी तुलना में जो वेतन भोगी जो मजदूर थे, वो जो अभिजात वर्ग के लोग थे, उनको सस्ते पड़ते थे। भाड़े के मजदूर के विपरीत गुलाम जो श्रमिक थे, उनको वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था। ये बात हमने कर ली है। और उनके अन्य खर्चे, जैसे वो बीमार हो गया, या उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी है, या उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करनी है, वो सब अभिजात वर्ग जिसके पास दास है उनको करनी पड़ती थी। तो उन्हें दास से जो सस्ते थे वो वेतन भोगी मजदूर उस समय पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। तो दास लोग बाद में कृषि क्षेत्र में दास लोगों से ज्यादा काम नहीं कराया गया। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ, जो पश्चिमी एशिया के देश है वहां पर ऐसा हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों, अर्थात दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया है, को व्यापार प्रबंधक के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। तो जो व्यापार होता है, उस व्यापार को चलाने के लिए जो दास मुक्त हो गए थे उनको नियुक्त किया जाने लगा।
यहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं थी। तो व्यापार प्रबंधन में दासों की अधिक आवश्यकता उस समय नहीं थी। और जो मालिक है अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार हुआ, वहां पर दासों की क्या भूमिका थी। शुरुआत में तो ये कृषि में कार्य करते थे, कृषि के क्षेत्र में। बाद में व्यापार प्रबंधन के लिए इनको रखा जाने लगा, जो मुक्त गुलाम होते थे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए ये जो टॉपिक है हम अपने 2 भाग में तैयार करेंगे। तो भाग 1 आज आपके लिए हम लोग बना चुके हैं, मैं आपके लिए ले आया हूँ। दूसरा जो भाग 2 है वो कल आपके लिए हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को दासों के बारे में जो मैंने आपको बताया, या आप लोग समझे या नहीं समझे, आप ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे और बच्चों के साथ इनको शेयर करिए। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो देखकर अपनी परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे और अच्छे नंबर इतिहास में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।